बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे कि ये हमारे पास क्या कह रहा है। ये जो टॉपिक है हमारे पास मैथमेटिक्स में, इसको पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से हमें मौका मिला है इसको वापस रिवाइज करने का। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम पूरा देखेंगे तो हमें बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। याद रखें, यहां पर एक बात आपने यहां पर पहले समझना है फिर सीखना है। ठीक है, आसान रहेगा आपको। पहला क्या है, हाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लफ्ज आए हैं। पहला हमारे पास क्या है कि रेशियो, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो रेशियो है और प्रोपोर्शन है, हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब जगह पर, मुनासिब सिचुएशन पे हमने कैसे इस्तेमाल करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, कोई ऐसा मसला जो कि जानदार की वजह से पैदा हुआ हो या हमारे पास कुदरत की वजह से पैदा हुआ हो, जो इंसानों को या जानदार चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसका हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 कुछ वक्त पहले आया था, तो ये हमारे पास क्या हुआ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम रेशियो और प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजी में हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, इन दोनों लफ्ज़ को क्लियर करेंगे। जैसे ही ये दोनों लफ्ज़ क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल से हमने समझ लेना है इस क्वेश्चन में कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बायोलॉजिस्ट यूज रेशियोज एंड प्रोपोर्शन टू गेट द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, यहां पर क्या कहता है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रेशियो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो अपना आंसर है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो आंसर है उसको वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सके ताकि उसके लिए आसानी रहे। ठीक है, बाज़ जवाबात को हम बायोलॉजिकल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें बायोलॉजी में नंबर्स की ज़रूरत होती है। नंबर से मुराद क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम अपना लफ्ज़ क्लियर करेंगे। हमारे पास क्या है, रेशो। रेशो की थोड़ी सी तारीफ यहां पर लिखते हैं कि रेशो क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, हमारे पास जो किताब में दिया गया है वो क्या है, रेशियो इंडिकेट्स द कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव वैल्यूज। कहता है, अगर आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, कि रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो में हम कंपैरिजन करवाते हैं, मवाजना करवाते हैं किसी भी दो चीज़ों का या दो से ज़ायद चीज़ों का जो आपस में क्या हो, आपस में रिलेटिव हो। रिलेटिव वर्ड हमारे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार हमारे क्या हुए, एक जैसे हुए, कज़न वगैरह। तो यहां पर रिलेटिव से हमने वो इस्तेमाल करना है, कौन सा लफ्ज, एक जैसे। तो फिर से समझेंगे, थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। रेशो हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए, एक जैसे वैल्यूज के लिए। रेशो को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि दो या दो से ज्यादा चीजों का मवाजना करवा सके जो एक जैसी हो। ठीक है, वो भी आगे क्लियर कर लेंगे कि क्यों एक जैसी हो। द रेशो में बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। अब जो रेशो होता है उसको हम दो तरीकों से लिखते हैं। ठीक है, आई ई का मतलब क्या है, दैट इज, वो ये है, कौन से हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या है, इस तरह की फॉर्म में अगर हम लिखें इसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। डिवीजन की फॉर्म में अगर हम लिखें वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। पहला तरीका क्या हुआ रेशियो को लिखने का, वो कोएफिशिएंट की फॉर्म में है। अब यहां पर x और y मैंने क्यों इस्तेमाल किया, अगर हम कोई वैल्यू इस्तेमाल करें, यहां पर फॉर एग्जांपल 2 लिख ले, नीचे 4 लिख ले, तो लोग ये समझेंगे कि रेशियो की वैल्यू ये है। इस वजह से हम नंबर नहीं लिख रहे, आपके समझाने के लिए यहां पर हमने अल्फाबेट लिख दिया। ठीक है, तो रेशियो को पहले तरीके से कैसे लिखेंगे, इस तरह डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, बाय पुटिंग
कॉलन मार्क। कॉलन मार्क क्या होता है? इस तरह के दो नुक्ते जब हम लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? कॉलन मार्क होगा बिटवीन नंबर्स, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, अगर हम कॉलन मार्क लगाए x रेशो y। दूसरा तरीका ये है। तो हमने सीखा कि रेशो को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉलन मार्क के जरिए, जो कि हमारे पास ये रहा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं। द रेशो बिटवीन 25 मलेरियल पेशेंट्स एंड 50 हेल्दी पर्सन इज। कहता है अगर हम एक रूम का सर्वे करें, उस सर्वे को अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें, कैसे कि हम लिखेंगे द रेशो बिटवीन 25 मलेरियल पेशेंट्स एंड 50 हेल्दी पर्सन्स। अगर हम लिखें कि टोटल तादाद हेल्दी पर्सन्स की हमारे पास क्या है? सेहतमंद बंदों की तादाद हमारे पास 50 है, और जो पेशेंट है मलेरिया की उनकी तादाद क्या है? 25 है। अब इसको हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये पूरा एक जुमला है। अब रेशो की जरूरत हमें क्यों आती है? यहां से लेकर ये दो लाइंस हमने लिख ली, ठीक है। अब इन दो लाइंस को हम सिर्फ इतना लिखें, ये क्या हुआ? ये रेशो हो गया। अब दो लाइंस को हमने सिर्फ एक ही लफ्ज में यू लिखा, तो ये हमारा रेशो हमें आसानी दिलाता है, हमारे काम को आसान करता है, हमें बड़े बड़े लाइनों से, बड़े बड़े थ्योरी से बचाकर हमारे लिए काम आसान कर देता है। अब इस पूरे दो लाइंस के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? फिर से पढ़ते। द रेशो बिटवीन 25 मलेरियल पेशेंट एंड 50 हेल्दी पर्सन इज 25/50। अब दोनों लाइंस के बजाय हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास रेशो क्या है? 25 हमारे पास जो है वो मलेरिया के मरीज है, और 50 बंदे हमारे पास क्या है? सेहतयाब है। ये हमने क्या किया? ये हमने रेशो की फॉर्म में लिखा। अब रेशो को हमने कहा था कि रेशो को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। ये पहला तरीका हमारे पास क्या हुआ? हमने सीखा था, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट कैसे कहते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख लिया आपके आसानी के लिए फिर से। अब दूसरे तरीके से भी हम लिख लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ आए। दूसरा तरीका यह है रेशो को लिखने का, ये है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलन। ये हमने क्या कर दिया? कॉलन में लिख दिया। 25 हमारे पास क्या है? मलेरिया के मरीज है। 50 हमारे पास क्या है? वो सेहतमंद हैं। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में जितने आपके पास नंबर बड़े होते जाएंगे, आपको समझने में मुश्किल होगी। अब इस नंबर को हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहां पर थोड़े से डिवीजन हम कर लेते हैं। यहां पर पहले सीख लेते हैं। कोएफिशिएंट में भी हमने लिखा और कॉलन की फॉर्म में भी हमने ये जो हमारे पास दिया गया था कि मलेरिया के पेशेंट कितने हैं और सेहतमंद कितने हैं, दोनों तरीके से यहां पर हमने रेशो की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। देखिए, 25 1 जार 25, 25 2 जार 50। देखिए हमने क्या लिखा? 1:2। और हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास आसान हो गया। अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कम है, जो हमारे पास सेहतमंद है उनकी तादाद क्या है? ज्यादा है। 1 छोटा होता है, 2 ज्यादा होता है। तो यहां पर हमने रेशो में क्या सीखा? रेशो में हमने सीखा कि अगर हम दो चीजों का मवाजना करवाए, वो दोनों चीजें एक ही जैसी होनी चाहिए। शर्त क्या है? दोनों चीजें एक ही जैसी होनी चाहिए। अगर उसका मवाजना करवाए, कंपैरिजन करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। रेशो को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है? कॉलन मार्क लगा सकते हैं, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। हमने एग्जाम्पल भी ली। अब यहां पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा था इसमें रेशो में कि मवाजना, जो कंपैरिजन है, वो एक ही जैसे चीजों का होना चाहिए। अब ये जो मार्कर है, मैं मार्कर के साथ ही इसका कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है। अब मार्कर का मैं डस्टर के साथ कंपैरिजन नहीं करवा सकता, ठीक है। देखिए यहां पर हमने ये जो 25 के मलेरिया के पेशेंट है, ये भी इंसान है, जो हेल्दी पर्सन है वो भी इंसान है, ठीक है। तो हमने इंसान का मवाजना इंसान से करवा दिया। हम मार्कर का मवाजना पेन के साथ करवा सकते हैं, पेंसिल के साथ करवा सकते हैं, बॉल पेन के साथ करवा सकते हैं, इंक पेन के साथ करवा सकते हैं, वो पेन है, ठीक है। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो मार्कर है, वो तो पेन है, वो कैटेगरी एक ही आती है, ठीक है। अब मार्कर का हम डस्टर के साथ कंपेरिजन नहीं करवा सकते। मार्कर
मार्कर का हम कार के साथ कंपैरिजन नहीं करवा सकते। रेशो का बुनियादी हमारे पास शर्त कंडीशन यही है, यहां पर लिखा हुआ है रिलेटिव एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब गाड़ी का गाड़ी के साथ हम कंपैरिजन करवा सकते हैं, गाड़ी का ट्रक के साथ, ट्रैक्टर के साथ, बस के साथ, ठीक है। ये तमाम जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इनका कंपैरिजन हम करवा सकते हैं। रेशो का हमारे दिमाग में आसान सा पिक्चर बन गया, हमने आसान अल्फाज में इसको समझ लिया। तो सेकंड वर्ड हमारे पास क्या था? प्रोपोर्शन। अब इसको समझ लेते हैं। रेशो हमने जैसे ही समझा, अब ये समझना हमारे लिए आसान रहेगा। प्रोपोर्शन में हम क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शन इज द रिलेशन बिटवीन इक्वल रेशोज, ठीक है। रेशो हमने सीख लिया, यहां पर क्या लफ्ज लिखा गया है? इक्वल रेशो। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? अगर हम दो एक जैसे रेशोज लिखें, आपस में उनका कंपैरिजन करवाएं, उनका मवाजना करवाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या लिखा है? अगर हम इक्वल रेशोज उठाएं, मतलब एक ही जैसे रेशोज उठाएं, दो एक ही जैसे रेशोज उठाएं, उनका कंपैरिजन करवाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर मैं रफ फर्क आपके सिखा रहा हूं, ठीक है। ए रेशियो बी, ये हमारे पास क्या हुआ? एक रेशो हुआ। अब हमने क्या करना है? इसका प्रोपोर्शन करवाना है। प्रोपोर्शन के लिए हम इज इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, बिटवीन इक्वल रेशोज। अब जो दूसरा रेशो होगा वो भी इक्वल ही होना चाहिए। ये देखें, एक रेशो ये हुआ, एक रेशो ये हुआ, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशो में हमने क्या कहा? सिर्फ हम ये वाला हिस्सा लिखते हैं। प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? दो इक्वल रेशो, एक जैसे रेशोज का अगर हम मवाजना करवाए, कंपैरिजन करवाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। और समझेंगे आगे ताकि आपको फुल क्लियर हो जाए ये वर्ड। आगे चलते हैं। प्रोपोर्शन इज द रिलेशन बिटवीन इक्वल रेशोज, हमने समझा। द प्रोपोर्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। प्रोपोर्शन को फिर से हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है? देखें, ये हमारे पास क्या हुआ? एक रेशो है। क्या हुआ? इसे हम क्या कहेंगे? यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास एक रेशो हुआ। इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हुआ? सेकंड रेशो। तो हमने क्या किया? दो रेशो को अगर हम लिखें और इनको कंपैरिजन करवाए, मवाजना करवाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। पहला तरीका इसको लिखने का ये है। दूसरा तरीका भी यही, ये हमारे पास एक रेशो हुआ, ये दूसरा रेशो हुआ। सिर्फ प्रोपोर्शन की निशान की जगह अब हमने दो कॉलन लगा लिया, ठीक है। डॉट को हम क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। यहां पर हमने इज इक्वल टू लगाया था, यहां पर हमने ये चार डॉट्स लगाए। दोनों सूरतों में ये करेक्ट तस्वुर वो होगा। अगर आपके पास इस फॉर्म में आया तो आप कहेंगे ये प्रोपोर्शन है, अगर आपके पास इस फॉर्म में आया तो आप क्या कहेंगे? ये प्रोपोर्शन है। तो ये दो तरीके होते हैं प्रोपोर्शन को लिखने के, ये आपने सीख लिया। आगे चलते हैं। If any three values in the proportion are known, then the fourth can be calculated easily. अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि प्रोपोर्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रेशो तो हमें समझ आ गया। प्रोपोर्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हो। प्रोपोर्शन में कितने वैल्यूज टोटल आ गए? 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कहता है कि प्रोपोर्शन का इस्तेमाल इस वजह से आता है, अगर आपके पास तीन वैल्यूज आपको मालूम हो तो फोर्थ वैल्यू जो है आपको वो प्रोपोर्शन मालूम खुद ही करके दे देता है। आप बात समझिए, बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास तीन वैल्यूज मौजूद हो, जो फोर्थ वैल्यू है वो प्रोपोर्शन आपको खुद मालूम करके देगी। तो प्रोपोर्शन का हमारे पास ये फायदा हुआ। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जैसे ही हम इसका एग्जाम्पल करेंगे हमें बिल्कुल प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा। सपोज अ बायोलॉजिस्ट अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 40 हेल्दी स्पैरोज बर्ड एंड ही नोटेड दैट 28 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया। यहां पर साइंटिस्ट ने एक तजर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि 40 हेल्थी स्पैरो किसे कहते हैं? बर्ड की एक किस्म है। साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्होंने 40 सेहतमंद बर्ड्स उठाई, उनको क्या करवाया? मॉस्किटो से
कटवाया, उसको क्या करवाया, मस्किटो से इन्फेक्टेड करवाया। अब मच्छर जब काटे तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। इंसान को मलेरिया कैसे होता है, जब मच्छर काटता है। एक खास मच्छर होता है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है, हर मच्छर से नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 40 हेल्दी स्पैरोज बर्ड्स उठाए, उनको मस्किटो से कटवाया। मॉस्किटो ने, कौन से मॉस्किटो, जो मलेरिया फैलाते हैं। जैसे ही मलेरिया वाले मॉस्किटो ने 40 बर्ड्स को काटा, उनमें से 28 जो है वो क्या हुए, मलेरिया हुए। यहां तक बातें क्लियर हो गई। बाय यूजिंग द प्रोपोर्शन ही कैन फाइंड आउट इफ ही अलाउज मॉस्किटो टू बाइट 80 हेल्दी स्पैरोज, देन हाउ मच स्पैरोज विल गेट इन्फेक्टेड। ये वाला तजर्बा इन्होंने किया। फिर उन्होंने क्या किया, अब वो यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला तजर्बा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, मैथमेटिक्स के जरिए अगले तजर्बे से वो बच जाएंगे। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि ऊपर हमने 40 सेहतमंद बर्ड्स को मस्किटो से कटवाया तो कितने हमारे पास आए मलेरिया के केसेस, 28 बर्ड्स, उनमें से हमारे पास क्या हुई, मलेरिया। अब वो कहता है अगर मैं 80 हेल्दी स्पैरोज को, 80 हमारे पास सेहतमंद बर्ड्स को अगर मैं उसी मॉस्किटो से कटवाऊं तो हमारे पास जो मलेरिया की तादाद होगी, वो बर्ड्स जो मलेरिया होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में उसे क्या है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो प्रोपोर्शन का हेल्प लेगा। अब यहां पर हमने ये एक एग्जाम्पल ली है, ठीक है। सेम इसी तरह हर तजर्बे में, अक्सर तजर्बे में जो कि महंगे होते हैं, जो कि मुश्किल होते हैं, उनसे बचने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये उनको हेल्प करते हैं। इससे हमारे पास टाइम की बचत, पैसों की बचत, बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में एक पिक्चर बन गया कि हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारे पास देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, अगर आपके पास 3 वैल्यूज मौजूद हो तो 4th वैल्यू आप प्रोपोर्शन से यहां से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास कितने वैल्यूज है, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, ठीक है, 1, 2 और 3। अब इन 3 वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 4th वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगी, जो कि हमारे पास इन्फेक्टेड स्पैरोज, इन्फेक्टेड बर्ड्स होंगी, जो मुतासरा बर्ड्स होंगी जिनको मलेरिया होगा, वो कितने होंगे, प्रोपोर्शन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो जो एग्जाम्पल हमने लिखी थी अब उसको यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में क्या कहा था कि जो बर्ड्स, स्पैरोज इन्फेक्टेड हुई, उनकी तादाद हमारे पास क्या थी, फर्स्ट रेशो में हम क्या लिखेंगे, 28, उनकी तादाद हमारे पास 28 थी। रेशो टोटल बर्ड्स हमारे पास कितनी थी, हेल्दी स्पैरोज हमारे पास कितने थे, 40, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया था जिसमें उसे जो हमारे पास इन्फेक्टेड स्पैरोज थी उनकी तादाद उसे मालूम हो गई। अब सेकंड फेज में, सेकंड रेशो में, उसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, उसने कहा साइंटिस्ट ने कि अगर हमारे पास हेल्दी स्पैरोज, हेल्दी बर्ड्स की तादाद कितनी हो जाए, 80 हो जाए, तो हमारे पास इन्फेक्टेड स्पैरोज, इन्फेक्टेड बर्ड्स की तादाद कितनी होगी। अब वो जो तादाद है हमने एक्सपेरिमेंट से नहीं करना, हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है। याद रखें मैथमेटिक्स में अगर हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बायोलॉजी में हमने, मैथमेटिक्स में हमने सीखा था। अब इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे को हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है। पहला रेशो ये हुआ, दूसरा रेशो ये हुआ, जैसे कि हमने लिखा फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो। हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, 2 रेशोज का हम मवाजना करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं, और दोनों रेशोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये 2 बातें थी। अब देखिए पहला मैं ये वाला रेशो लिख लेता हूं, क्या हमारे पास x रेशो 80, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। दूसरा रेशो हमारे पास क्या है, 28 रेशो 40, ठीक है। मैथमेटिक्स हम इस साइड से लिखते हैं तो इस वजह से पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये इस फॉर्म में आया।
अब क्या करेंगे, हमने कहा था रेशो में, अब ये वाला साइड अगर इस एक को हम पढ़े, हमारे पास क्या है, रेशो है। रेशो को हमने कहा था हमसे दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक है कोएफिशिएंट और एक ये कॉलन वाला, कॉलन में हम डॉटेड लगाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट में तब्दील कर लेते हैं। कोएफिशिएंट में हम कैसे तब्दील कर लेते हैं, पहला जो वैल्यू है सेम इसी तरह रहेगा, ये जो दो डॉट्स है वो खत्म होके अपॉन की शक्ल में आ गए, जो दूसरी वैल्यू होगी वो नीचे चली जाएगी। इज इक्वल टू, पहली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, कॉलन जो है रेशो जो है खत्म होके अपॉन की शक्ल में, दूसरी वैल्यू क्या है, नीचे चली जाएगी। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी, आसान अल्फाज में हम करते जा रहे हैं। आगे देखें, ये जो x है सेम अपनी जगह पर मौजूद है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चलते हैं, 28 मैंने लिखा, यहां तक बात ही क्लियर होगी। ये जो 80 है वो x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर डिवाइड है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पर ये डिवाइड हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, 40 सेम एज इट इज वहां पे आया, 28 अपॉन 40 वही अपनी जगह है, सिर्फ 80 यहां पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 28 को 80 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखते हैं हमारे पास क्या है, पहले से मैंने यहां पर करवाया हुआ है, हमारा पास आंसर क्या है, 2240। आप करें कैलकुलेटर में ट्राई करें, 2240। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये आया हमारे पास, नीचे क्या है, 40 है। आगे चलते हैं, x, अब हमारे पास 2240 को अगर 40 के साथ डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, पहले से मैंने क्या हुआ है, हमारे पास आंसर क्या है, 56। तो ये हमने निकाल दिया, जो हमारे पास इन्फेक्टेड, जो एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया था कि अगर हमारे पास हेल्दी स्पैरोज की तादाद 80 हो तो इन्फेक्टेड की तादाद कितनी होगी, वो हमें मालूम नहीं थी। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया और हमें मालूम हो गया, अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 56 होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इससे पहले मैंने एक बात की थी कि प्रोपोर्शन में ये वाला रेशो और ये वाला रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आप इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे इक्वल आया हमारे पास। ठीक है, यहां पर आपके समझाने के लिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 56, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, 28 अपॉन 40, क्या है, ये रफ फर्क है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं 28 अपॉन 40। अगर हम कैलकुलेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर 28 को 40 को 28 से डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.42। ठीक है, पहले दो रकम ही लिखेंगे पॉइंट के बाद, 1.42 ये आया हमारे पास। दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर क्या है, 56 रेशो 80, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 56 रेशो अपॉन 80। इनको डिवाइड करवा लेते हैं, अगर हम 80 डिवाइडेड बाय 56, हमारे पास सेम वही आता है, क्या है, 1.42। जैसे कि मैंने बताया कि एक रेशो बराबर आना चाहिए दूसरे रेशो के, तो एक रेशो का आंसर ये रहा, दूसरे रेशो का आंसर हमारे पास ये रहा। दोनों सेम आए कि नहीं है, अगर दोनों रेशोज आपस में सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर दोनों हिस्से, दोनों रेशोज हमारे पास सेम ना आए तो वो प्रोपोर्शन नहीं कहलाते। हमने इसको पहले सीखा, समझा, फिर इसको थ्योरी की फॉर्म में लिखा, आसान अल्फाज में समझा, फिर इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि हम एक्सपेरिमेंट से बचकर प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। प्रोपोर्शन में अगर आपके पास 3 वैल्यूज मौजूद हो तो चौथी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि चौथी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने रेशो और प्रोपोर्शन को सीखा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, फिर हमने इसका इस्तेमाल करना भी यहां पर सीख लिया। होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा।